साथियों नमस्कार। श्रमिक आवाज़ के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जिसमें 25 करोड़ लोगों के भाग लेने की संभावना है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हमारे श्रमिक साथी हैं। इतने बड़े संख्या में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के भाग लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देश के अंदर जितने श्रम कानून हैं उनको समाप्त करके ये सरकार 4 श्रम संहिताएं लाना चाहती है। श्रम कानूनों की समाप्ति प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों पर बहुत असर डालेगी। इससे पीएफ, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव जैसे सारे कानून समाप्त हो जाएंगे। काम के घंटों की अवधारणा भी समाप्त हो जाएगी। हाल ही में हमने इसकी झलक देखी है, जबकि कानून पारित नहीं हुए हैं तब भी कर्नाटक सरकार ने 10 घंटे के वर्किंग आवर्स की घोषणा करने का और लागू करने का प्रयास करा है। इन कानूनों के बाद में संघर्ष करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये हम उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ जारी आंदोलन में देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों पर धरना करने के आरोप में करोड़ों रुपए का जुर्माना डाल दिया गया। तमाम सारे इंजीनियर्स को नोटिस जारी कर दिए गए और ये कह दिया गया कि जो भी कोई हड़ताल पर जाएगा बिना जांच के उन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो श्रम कानूनों का मुद्दा देश के श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस हड़ताल में ख़ास तौर पर शामिल है, और इस मुद्दे को हम विस्तार से जानेंगे हमारे बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीज़न के अध्यक्ष साथी मनोज गुप्ता से। तो आइए सुनते हैं साथी मनोज गुप्ता। साथियों नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिवीज़न। आज कुछ ज़रूरी मुद्दे पर आपसे रूबरू होना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि देश भर की सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर बीएमएस को छोड़कर 20 मई 2025 की हड़ताल करने का निर्णय लिया था। इस बीच पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई और सभी यूनियनों ने मिलकर दोबारा फिर निर्णय लिया कि इस हड़ताल को हम अब 9 जुलाई 2025 को करेंगे। इस हड़ताल के मुद्दों से आप सभी वाकिफ़ हैं। सारे के सारे मुद्दे मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन सारे मुद्दों पर बीमा कर्मचारी संघ, बीमा कर्मचारी, देश भर के बीमा कर्मचारी मजदूर वर्ग के साथ हैं। खुद बीमा कर्मचारियों के भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो इस हड़ताल में भाग लेंगे। जैसे बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की सीमा निश्चित करना, यानी बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अब कोई सीमा नहीं रहेगी। दूसरा मुद्दा है स्थायी रोजगार की बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देना। तीसरा मुद्दा है नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। चौथा मुद्दा आईआरडीए को लेकर है। आईआरडीए जिस तरीके से नियम बना रहा है वो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ है। आईआरडीए के इस रवैये के खिलाफ भी हम लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे। नेक्स्ट इशू जो हमारा है एलआईसी में क्लास 3 और 4 में नई भर्ती को लेकर के है। आप सभी जानते हैं हर ऑफिस में स्टाफ की एक्यूट शॉर्टेज है और उससे पॉलिसी सेवा भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर भी हम इस हड़ताल में जाएंगे। और नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर एज ए होल। जिस तरीके से सरकार अंधाधुंध निजीकरण कर रही है वो इस देश की आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के खिलाफ है, तो उसके भी विरोध में हम इस हड़ताल में शामिल होंगे। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों मजदूर उस मुद्दे को लेकर के इस हड़ताल में शामिल होंगे, हम भी उस मुद्दे पर इस हड़ताल में शामिल होंगे। वो मुद्दा है लेबर कोड्स का। आपको मालूम है कि इस सरकार ने बहुत सारे लगभग 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएँ बनाई हैं। इन श्रम संहिताओं के जरिए जो थोड़ी बहुत सुरक्षा मजदूर वर्ग को मिली थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। सरकार का कहना यह है कि ये संहिताएं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हैं और इनका उद्देश्य कानूनों को सरल बनाना है, लेकिन असल में इनका उद्देश्य श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा को ख़त्म करना है और जब वो शोषण के खिलाफ संघर्ष में उतरें तो उनका दमन करना है। तो ये इन श्रम संहिताओं का मुख्य उद्देश्य है। जो श्रम संहिता है जो बनाई गई हैं, नोटिफाई हो चुकी हैं
उन पर एक दृष्टि डालते हैं। श्रम संहिता है औद्योगिक संबंध संहिता, ये 2020 में पारित हुई। इसके जरिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को ख़त्म कर दिया गया है। छटनी और तालाबंदी की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। ट्रेड यूनियनों का गठन करना और उसका संचालन करना लगभग असंभव कर दिया गया है। यहाँ तक कि न्यायालय में जाने के प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया गया है। हड़ताल के अधिकार पर भी कठोर प्रहार किया गया है और अवैध हड़ताल होने पर श्रमिकों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है और यहाँ तक कि कारखाने में हुए नुकसान की वसूली भी श्रमिकों के वेतन से करने का इसमें प्रावधान है। अगली जो श्रम संहिता बनाई गई है वह है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित। इसके जरिए कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961, ठेका श्रम अधिनियम 1970 आदि 13 कानून खत्म किए गए हैं। कारखाने की परिभाषा बदल दी गई है जिससे असंगठित क्षेत्र के 90% श्रमिक कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों से संबंधित जो कानून था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है और काम के घंटे निश्चित करने का जो कानूनी प्रावधान था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है और उसे भी सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो ज़रूरत के हिसाब से काम के घंटे बढ़ा सकती है। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित जो जिम्मेदारी थी वो भी कारखाना मालिकों की जो पहले थी उससे कारखाना मालिकों को मुक्त कर दिया गया है। तीसरी जो संहिता है वेतन संहिता है। इसके जरिए वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान वेतन अधिनियम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इन चारों कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी हड़ताल अवैधानिक घोषित होती है तो 1 दिन की हड़ताल के बदले 8 दिन तक का वेतन काटे जाने का इसमें प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि सरकार की निगाह में या प्रबंधन की निगाह में, मिल मालिकों की निगाह में श्रमिकों की कोई भी हड़ताल वैधानिक नहीं होती है। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर में भी किसी भी हड़ताल को करने से पहले जो मैनेजमेंट का नोटिस आता है उसमें ही लिख दिया जाता है कि ये हड़ताल इल्लीगल है। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रावधान के कितने खतरनाक परिणाम पूरे देश के मजदूरों कर्मचारियों के लिए होंगे। नेक्स्ट जो लेबर कोड है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, जो कि इसका नाम जैसे सजेस्ट करता है सामाजिक सुरक्षा संहिता। ऐसा लगता है कि इसके जरिए सरकार ने कोई सामाजिक सुरक्षा की बहुत अच्छी योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई होंगी, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। इस सामाजिक सुरक्षा संहिता के जरिए कोई भी नई कल्याणकारी योजना मजदूरों के लिए नहीं चलाई गई है। यहाँ जो कानून ख़त्म किए गए हैं उनमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952, मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम 1961 और असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इन सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। इस संहिता में कोई भी कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की गई है, वरन जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको भी कमज़ोर किया गया है। और जो प्रोविडेंट फंड में देश के मज़दूरों का, कर्मचारियों का जो लाखों करोड़ रुपए जमा है उसको भी प्राइवेट कंपनियों की देखरेख में करने का प्रावधान है। और उसके इस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है कि इसका निवेश जो प्राइवेट फंड मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से करेंगे। सरकार का उद्देश्य यही है कि इस पैसे से शेयर मार्केट को किस तरीके से बुलबुला बनाया जाए, अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बुलबुला बनाया जाए ताकि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन जाए, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि जब भी कभी ये बुलबुला फूटेगा तो जिन लाखों करोड़ों मजदूरों का पैसा उसमें डूबेगा उनका क्या हाल होगा, जीवन भर की कमाई उनकी डूब जाएगी। उस चीज़ से सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। तो साथियों, ये जो श्रम संहिताएं हैं इनका बहुत ही दूरगामी प्रभाव देश के मजदूर वर्ग पर पड़ेगा और जो
मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन बहुत लंबे समय से 3 दशकों से इसके खिलाफ संघर्षरत है। जो पहली हड़ताल हुई थी 1991 में, उसमें 2 करोड़ मजदूरों ने उसमें भाग लिया था और उसके बाद जितनी भी हड़तालें हुई, हर हड़ताल में हड़ताल करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो 9 जुलाई 2025 को जो हड़ताल होगी, इसमें कम से कम 25 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे, कामगार इसमें शामिल होंगे। तो कारवां लगातार बढ़ रहा है। इस कारवां को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है। बहुत सारे कई बार साथी हमारे कहते हैं कि हम इतनी हड़तालें करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। साथियों, ऐसा नहीं है। ये संहिताएं 2020 में पारित हो गई थी, लेकिन सरकार उनको अभी तक कहीं पर लागू नहीं कर पाई है। ये संघर्ष का ही नतीजा है, ट्रेड यूनियनों के विरोध का ही नतीजा है कि अभी तक सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई है। तो 2025 में 9 जुलाई 2025 को जो हड़ताल होगी, इसके ज़रिए बहुत ही सशक्त संदेश, बहुत ही सशक्त प्रतिरोध करने की ज़रूरत है, ताकि सरकार अपने इस घातक रास्ते पर आगे ना बढ़े। और बीमा कर्मचारियों के लिए इस हड़ताल को बल प्रदान करना, इस हड़ताल में 100% शामिल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार LIC और जनरल इंश्योरेंस की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनके पीछे पड़ी हुई है। हम खुद इस बात के गवाह हैं कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको मालूम है कि 1994 में जब मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें LIC के 50% शेयर बेचने का प्रावधान था, सिफारिश की गई थी। जो सबसे बड़ी सिफारिश थी उसकी यही थी। लेकिन आज 31 साल के बाद भी सरकार मात्र 3.5% शेयर बेचने में ही कामयाब हो पाई है। ये सब बीमा कर्मचारियों के संघर्ष से ही संभव हुआ है। इसलिए इस बात को मन में नहीं लाना है कि संघर्ष से क्या होगा। संघर्ष का जो परिणाम होता है वो विजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है। इनविजिबल इसलिए कि सीधे सीधे हमें नहीं दिखता है, और विजिबल इसलिए कि अगर हम गहराई से देखेंगे तो दिखता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 31 साल होने के बाद भी 3.5% से ज़्यादा शेयर बेचने में वो कामयाब नहीं हो पाई। तो ये इसका संघर्ष का इफ़ेक्ट होता है। तो साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहूँगा कि ये जो हड़ताल है, इसको हमें अपने पूरे जोशो खरोश के साथ कामयाब करना है। और एक बात चलते चलते अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि हड़ताल से ज़्यादा असर हड़ताल की तैयारियों का होता है। धन्यवाद।